प्यार है किसी और का पार्ट 13। पल्लवी की उंगलियां हल्के से हिली, उसकी सांसें अनियमित थीं, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं, उसके होंठ बुदबुदा रहे थे और फिर वही नाम निकला, पापा। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी निगाहें पल्लवी के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन पल्लवी अब कहीं और थी, अतीत की उन काली रातों में जहाँ उसका सबसे बड़ा डर छिपा हुआ था। फ्लैशबैक, एक बारिश भरी रात। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। हवाओं की चीखती आवाजें, बारिश की तेज बौछारें और आसमान में कड़कती बिजली सब मिलकर एक अजीब सा खौफनाक माहौल बना रहे थे। छोटी पल्लवी दरवाजे के पास बैठी हुई थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मुट्ठी में भिजी हुई थीं, आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। पापा कब आएंगे दादी? उसने कांपती आवाज में दादी से पूछा। बस आ रहे होंगे बेटा, तू डर मत। दादी ने उसे अपनी गोद में खींच लिया था। बिजली एक बार फिर चमकी और उसी के साथ फोन की घंटी बजी। दादी ने घबराकर फोन उठाया और अगले ही पल उनका शरीर कांप उठा था। क्या ये नहीं हो सकता? उनकी आवाज रुंध गई थी। एक्सीडेंट? पल्लवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो फोन के शब्दों को पूरी तरह समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन दादी का फूट फूट कर रोना और बाहर बिजली की कड़क, दोनों ही उसके दिल में एक गहरा डर भर रहे थे। बारिश की हर बूंद, हर बिजली की कड़क उस रात की याद दिला रही थी। और उसी दिन पल्लवी का बारिश से डर उसकी रूह में बैठ गया था। नहीं पापा, मत जाओ ना, मत जाओ मुझे छोड़कर। पल्लवी का शरीर एक झटके से कांपा, उसकी सांसें तेज हो गई थी। रणवीर ने घबराकर उसका हाथ थामा। पल्लवी, होश में आओ। लेकिन पल्लवी अभी भी अतीत में उलझी हुई थी। बारिश, एक्सीडेंट, पापा प्लीज छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ रही थी, जैसे वो उस डर को दोबारा जी रही हो। रणवीर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया था। शांत हो जाओ पल्लवी, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पल्लवी की पकड़ उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी और उसके होठ बस एक ही नाम बुदबुदा रहे थे, पापा। रणवीर को अब समझ में आया पल्लवी को डर का असली कारण वो बस बारिश से नहीं डरती थी, बल्कि उसने बारिश में अपने पिता को खोया था। उसका दिल किसी ने मरोड़ कर रख दिया था कि वह आज तक पल्लवी के बारिश से डरने की वजह तक जान नहीं पाया था। उसने पल्लवी को कितनी तकलीफ दी थी, लेकिन वो यह तक नहीं जानता था कि उसकी तकलीफें कितनी गहरी हैं। उसने धीरे से पल्लवी के बालों पर हाथ फेरा। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा पल्लवी, उसने बुदबुदाया। हवेली के बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन इस बार रणवीर ने पल्लवी को कसकर पकड़े रखा, जैसे वो उसे उसके अतीत के अंधेरे से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता हो, उजाले की ओर। रणवीर की पकड़ मजबूत थी, उसकी बाहों की गर्माहट पल्लवी को अंधेरे से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पल्लवी अभी भी अतीत के दलदल में फंसी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी पलकों के नीचे उसकी दुनिया अब भी उस रात में कैद थी। वही बारिश, वही बिजली और वही दर्द। रणवीर ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। पल्लवी, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ अब पहले से ज्यादा कोमल थी, जैसे उसकी हर तकलीफ को महसूस कर रहा हो। लेकिन पल्लवी की आंखों में आंसू थे और उसके होठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, पापा। रणवीर का दिल कसकर भिज गया था। उसने एक पल भी सोचे बिना पल्लवी को अपनी बाहों में और कस लिया था। मैं यहीं हूँ पल्लवी, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई, शायद हवा से खिड़की के पर्दे हिले थे, या शायद पल्लवी के भीतर के तूफान ने उसे और सिहरने पर मजबूर कर दिया था। रणवीर ने देखा पल्लवी की उंगलियां धीरे धीरे उसकी शर्ट की पकड़ ढीली करने लगी थीं। उसकी पलकों में हल्की हलचल हुई, वो तेज से बाहर आ रही थी। कुछ देर की बेचैनी के बाद पल्लवी की सांसें स्थिर होने लगी थीं। उसकी पलकें धीरे से कांपी और फिर धीरे धीरे खुल गई थीं। उसकी धुंधली नजरों के सामने सबसे पहले जो चेहरा उभरा वो रणवीर का था। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को रणवीर की बाहों में पाया। उसकी उंगलियां भी रणवीर की शर्ट को थामी हुई थीं। उसकी आंखें फिर से चलचला उठी थीं। पापा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे अभी यकीन ना हो कि वो सपना था या हकीकत। रणवीर ने नरमी से उसके बालों को पीछे किया। पल्लवी, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। पल्लवी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें बस रणवीर के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसकी आंखों में दर्द उमड़ आया था। रणवीर ने बिना कुछ कहे बस उसके हाथों को थामा, जैसे ये एहसास दिला रहा हो कि अब वो अकेली नहीं है। पल्लवी की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने अपना सिर हल्का सा झुका लिया था, लेकिन रणवीर ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। तुम्हें अब अपने डर से भागने की जरूरत नहीं है पल्लवी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पल्लवी की आंखों में भावना का समंदर उमड़ रहा था, लेकिन उसने रणवीर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। रणवीर की पकड़ में ना जाने क्यों उसे सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे बरसों से गुम कोई चीज उसे मिल गई हो। पल्लवी को होश आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने ना तो किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से नजरें मिलाई। वह बस खिड़की के बाहर देखती रहती थी, जैसे किसी अंधे के साये को खोज रही हो। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और इस बार वह उसे जोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। रणवीर ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, उसके लिए उसकी पसंदीदा कॉफी लाया, खिड़की के पास बैठकर उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी कोई भी जवाब नहीं दिया करती थी, बस चुपचाप उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। तीसरी रात जब वह हल्की ठंडी हवा के बीच बालकनी में खड़ी थी, रणवीर चुपचाप उसके पास आया। उसके हाथ में शॉल थी, जिसे उसने पल्लवी के कंधों पर डालना चाहा, लेकिन पल्लवी ने बिना देखे ही शॉल को गिरा दिया था। पल्लवी, प्लीज मुझसे बात करो। रणवीर की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द छलक रहा था। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरा शक, मेरी खामोशी तुम्हें हर बार तोड़ती रही है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो पल्लवी।
अगर गुस्सा हो तो चिल्ला लो, लेकिन ऐसे मत रहो। पल्लवी ने धीमे से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वे इस बातचीत को और लंबा नहीं करना चाहती थी। फिर बिना कुछ कहे वह वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। रणवीर ने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया था। वह पल्लवी की खामोशी को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह खामोशी किसी दिन तूफान बनकर लौटेगी। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद खुद को भी खो दूंगा पल्लवी, उसने धीमे से फुसफुसाया। लेकिन पल्लवी ने उसे सुना या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। शकुंतला जी ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रही थीं। उनके माथे पर शिकन गहरी होती जा रही थी। उन्होंने नजरें घुमाई। पवित्रा सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही चिंता झलक रही थी जो वह खुद महसूस कर रही थी। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा पवित्रा? शकुंतला जी की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। पल्लवी को होश में आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसने अब तक रणवीर से ढंग से बात नहीं की है। यह चुप्पी, यह खामोशी मुझे डराने लगी है। पवित्रा ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, माँ जी, पल्लवी जो कुछ सह चुकी है उसके बाद उसका इस तरह चुप हो जाना शायद स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, मैं भी डर रही हूँ। पहले वह कम से कम गुस्से में ही सही रणवीर का जवाब तो दे रही थी, लेकिन अब तो उसने पूरी तरह खुद को बंद कर लिया है। शकुंतला जी ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा। अगर वो इस रिश्ते से पूरी तरह दूर जाने की ठान ले तो? पवित्रा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। रणवीर उसे बहुत चाहता है, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। पर क्या पल्लवी अब भी रणवीर से प्यार करती है? शकुंतला जी का सवाल सीधे पवित्रा के दिल में उतर गया था। पवित्रा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने खुद भी पल्लवी की आंखों में अपनी पुरानी चमक नहीं देखी थी, जो पहले रणवीर के सामने आते ही आ जाया करती थी। तभी सीढ़ियों से आती धीमी आवाज ने दोनों का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा पल्लवी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसका चेहरा फीका था, चाल धीमी और आंखें सूनी। शकुंतला जी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा। पल्लवी बेटा, तुम ठीक तो हो? पल्लवी ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें जैसे खाली थीं, जैसे उनमें कोई उम्मीद ही ना बची हो। रणवीर भी वहीं खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन पल्लवी ने हल्का इशारा किया, मुझे अकेला छोड़ दो। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। रणवीर ने दर्द से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। शकुंतला जी और पवित्रा ने एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखा। ये खामोशी अब सिर्फ एक ठहराव नहीं थी, ये एक तूफान से पहले की शांति थी। हवेली के ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। पल्लवी ने एक नजर रणवीर पर डाली, फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई थी। रणवीर ने उसकी आंखों में जो देखा था, उसने उसे झकझोर कर रख दिया था। वो प्यार, वो भावनाएं जो कभी उसकी नजरों में चमकती थी, अब कहीं खो गई थी। शकुंतला जी ने रणवीर की ओर देखा, जो ठिठका हुआ खड़ा था, जैसे पल्लवी के शब्दों ने उसकी जमीन खींच ली हो। रणवीर बेटा, शकुंतला जी ने धीरे से कहा, लेकिन रणवीर के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा था। उसका ध्यान सिर्फ पल्लवी पर था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने मुट्ठियां भींच ली, फिर अचानक जैसे कुछ सोचकर वह पलटा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। पल्लवी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर एक घुटन सी थी। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी थी। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादलों के बीच कड़कती बिजली की चमक ने उसे अतीत के अंधेरे में धकेल दिया था। बारिश की वही रात उसके पापा की कार के ब्रेक फेल हो गए थे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई थी। तेज बिजली कौंधी थी और अगले ही पल उनका एक्सीडेंट हो गया था। पल्लवी की आंखें डबडबा गई थीं। पापा, उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। वह धीरे धीरे बेड पर बैठ गई थी। उसने खुद को समेट लिया था, जैसे इस ठंड से बचने की कोशिश कर रही हो। पर सच्चाई ये थी कि ठंड बाहर नहीं, उसके अंदर थी। एक गहरी अजीब सी ठंड जिसने उसके दिल को सुन कर दिया था। रणवीर पल्लवी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। पल्लवी, मैं बस। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन वह जानता था कि वह सुन रही थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रणवीर ने सांस भरी। अगर तुम मुझसे नफरत भी करती हो तो भी मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ पल्लवी। लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं थी। रणवीर का दिल डूब रहा था। उसने धीरे से दरवाजे पर अपना माथा टिका दिया था। मैं हार नहीं मानूंगा पल्लवी। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी खोई हुई मुस्कान लौटा कर रहूंगा। अंदर पल्लवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। कमरे के बाहर रणवीर अब भी खड़ा हुआ था, इंतजार करता हुआ, लेकिन पल्लवी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। समय तेजी से बीत गया था। कुछ महीनों पहले तक जहां पल्लवी और रणवीर के बीच दर्द और दूरियां थीं, अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। पल्लवी 9 महीने की गर्भवती थी और आज वो उस मोड़ पर खड़ी हुई थी जहां एक नई जिंदगी उसकी गोद में आने वाली थी। पल्लवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक उसे लेबर पेन होना शुरू हो गया था। पवित्रा जो उसके रूम में खाना देने गई थी, जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, पल्लवी दर्द से खड़ा उठी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। उसके हाथ बिस्तर की चादर को जोर से पकड़े हुए थे। पवित्रा घबरा गई थी। पल्लवी, आपको क्या हुआ है? पेट में दर्द हो रहा है क्या? पल्लवी ने कपकपाती आवाज में कहा। हाँ, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है। पवित्रा भाभी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पवित्रा ने झटपट खाना रख दिया था और बाहर भाग कर गई। घर के बाकी लोग नीचे थे। वे तेज आवाज में चिल्लाई, मम्मी जी, देवरानी जी को बहुत दर्द हो रहा है, शायद बच्चा होने वाला है। यह सुनते ही सब हड़बड़ा गए थे। पल्लवी के साथ शकुंतला जी तुरंत ऊपर दौड़ी। शकुंतला जी ने पल्लवी का हाथ थामा। घबराओ मत बहू, सब ठीक होगा। एम्बुलेंस बुला ली है, बस आती ही होगी। पवित्रा ने उसका माथा सहलाया और कहा, कुछ नहीं होगा पल्लवी, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। दरवाजे की घंटी बजी। एम्बुलेंस आ चुकी थी। शकुंतला जी ने बिना वक्त गवाए सबको इकट्ठा किया और पल्लवी को एम्बुलेंस में बिठाया।
पल्लवी दर्द से करहा रही थी। दूसरी तरफ रणवीर अपने केबिन में था जब उसे अचानक कॉल आया। रणवीर भैया जल्दी हॉस्पिटल आओ, पल्लवी को लेबर पेन शुरू हो गया है। पवित्रा की आवाज़ हड़बड़ाई हुई थी। रणवीर के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। मैं अभी आता हूँ भाभी। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार की तरफ भागा। रास्ते पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या पल्लवी मुझे वहाँ देखना भी चाहेगी? लेकिन ये मेरा भी तो बच्चा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने देखा कि पवित्रा और शकुंतला जी बाहर खड़ी हुई थी। रणवीर के आते ही पवित्रा एकदम से रुक गई थी। तुम अंदर नहीं जा सकते रणवीर, पवित्रा की आवाज़ सख्त थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। मुझे अंदर जाने दो पवित्रा भाभी, पल्लवी को मेरी ज़रूरत है। शकुंतला जी ने रणवीर की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, यह समय झगड़े का नहीं पवित्रा, जो भी हुआ वो बाद में देखा जाएगा। अभी सबसे ज़रूरी पल्लवी और बच्चा है। रणवीर की आंखें दर्द से छलक उठी थीं। डिलीवरी रूम के बाहर रणवीर बेचैनी से टहल रहा था। अंदर से पल्लवी की कराहटें सुनाई दे रही थी और हर आवाज़ उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी, जैसे वह पल्लवी की हर तकलीफ को महसूस कर सकता हो। काश मैं उसका दर्द ले सकता। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराई। मुबारक हो, लड़की हुई है। रणवीर को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। उसका बच्चा, उसका और पल्लवी का बच्चा। डॉक्टर ने आगे आकर कहा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन पल्लवी अभी बेहोश है। रणवीर ने एक नज़र कांच की खिड़की से झांका। छोटे से पालने में एक नन्ही सी बच्ची लेटी हुई थी। उसकी नन्ही उंगलियां हिल रही थी। रणवीर की आंखें नम हो गई थी। कुछ घंटों बाद जब पल्लवी को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रणवीर ने कई महीनों बाद पल्लवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी थी, लेकिन तभी उसकी नज़र पास खड़े रणवीर पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो रणवीर? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन ठंडी थी। रणवीर ने बच्चे को देखा और फिर पल्लवी को। क्योंकि मैं इसका पिता हूँ पल्लवी, और मैं हमेशा रहूँगा। पल्लवी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द छलका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बच्चे की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। रणवीर जानता था कि उसे अभी लंबा सफ़र तय करना है। रात के करीब 2 बजे थे। हॉस्पिटल के कमरे में धीमी धीमी लाइट जल रही थी। पल्लवी बच्चे को गोद में लिए थकान और सुकून के मिले जुले एहसास में नींद के आगोश में जा चुकी थी। उसकी सांसें अब धीरे और शांत थीं। रणवीर पास की कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अफसोस, चाहत और एक ठहराव था। तभी उसके फ़ोन पर एक इंटरनेशनल कॉल आया। स्क्रीन पर यूके का नंबर था। उसे देखते ही उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया था। उसने तुरंत फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था और पल्लवी की ओर देखा, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने अपने बच्चे को उठाकर पालने में रख दिया था। पल्लवी के चेहरे पर गहरा सुकून था, लेकिन रणवीर जानता था कि ये सुकून नाजुक था। बिना कोई आवाज़ किए रणवीर उठा, कुर्सी को धीरे से पीछे सरकाया और फ़ोन को कान से लगाए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से बंद हुआ। कॉरिडोर से निकलते ही उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। यस, आई एम लिसनिंग, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कुछ पल रुककर वे तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था ताकि कोई आवाज़ पल्लवी तक ना पहुंचे। उसका चेहरा बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया था, जैसे कोई दूसरा चेहरा पहन लिया हो। पीछे कमरे में पल्लवी की नींद थोड़ी डगमगाई, मानो उसने रणवीर की मौजूदगी का एहसास खो दिया था। उसकी उंगलियां अभी बच्चे के हथेली थामे थीं और मन अनजाने डर में उलझा हुआ था। रात के करीब 2:40 का समय था। हॉस्पिटल में सब गहरी नींद में थे। सिर्फ वार्ड के बाहर एक नर्स डेस्क पर बैठी ऊँग रही थी। पल्लवी भी कमजोरी के कारण हल्की नींद में थी, लेकिन उसका दिल अपने बच्चे के पास ही था। एक काली छाया वार्ड के दरवाजे पर रुकी। धीमे कदमों से उसने अंदर झांका। एक सफ़ेद चादर में लिपटा नन्हा बच्चा पालने में सो रहा था। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बच्चे को गोद में उठा लिया था। एक अजीब सी आहट से पल्लवी की आंख खुल चुकी थी। उसने अपनी तरफ देखा और पाया कि बच्चे का पालना खाली था। मेरा बच्चा! वह बिस्तर से झटके से उठी और दर्द को नजरअंदाज करते हुए पल्लवी घबरा कर उठी और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने देखा कि कोई बच्चे को लेकर बाहर भाग रहा था। पल्लवी की आंखों में खून उतर आया था। कमजोरी के बावजूद उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला और उस इंसान का पीछा करने लगी थी। पल्लवी की नज़र खिड़की से बाहर भागती एक परछाई पर पड़ी। वह ठिठक गई थी। वो शख्स रणवीर का जैसा दिख रहा था। रणवीर? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अंधेरे में सफ़ेद शर्ट और काले ब्लेजर में लिपटी हुई परछाई रणवीर जैसी ही थी। बिना कुछ सोचे समझे पल्लवी उस परछाई के पीछे दौड़ पड़ी थी। वह अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अस्पताल से बाहर निकल आई थी। भागते भागते पल्लवी नदी के किनारे आ पहुंची थी। वहाँ हल्की हल्की धुंध थी और पानी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। वह शख्स जिसने बच्चे को चुराया था अब नाव के पास खड़ा हुआ था। बच्चे की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। पल्लवी कांपती आवाज़ में चीखी, रणवीर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस नकाबपोश शख्स ने धीरे से मुड़कर पल्लवी की तरफ देखा। हल्की रोशनी में उसकी शक्ल पूरी तरह रणवीर जैसी लग रही थी। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, लेकिन क्यों? पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह शख्स चुप था, लेकिन उसकी हल्की सी मुस्कान ने पल्लवी के दिल को चीर कर रख दिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो तुम्हें भी मेरा कुछ नहीं मिलेगा। पल्लवी का दिल दहल गया था। उसकी आंखों के सामने रणवीर की छवि थी, लेकिन क्या ये सच में रणवीर था? अचानक उस शख्स ने बच्चे को नाव में रख दिया और नाव को धक्का देने लगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ रणवीर। पल्लवी दौड़ पड़ी थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ पल्लवी। पल्लवी और नकाबपोश दोनों ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा शख्स रणवीर था, असली रणवीर। पल्लवी की सांस अटक गई थी। तो ये कौन है? पल्लवी का दिल दहल चुका था। सामने असली रणवीर था और उसके पास खड़ा था वो नकाबपोश, जिसकी शक्ल और चाल
और आंखें तक रणवीर जैसी थीं। अब एक परछाई बनकर सामने खड़ा था। नकाबपोश हल्के से हंसा, एक ऐसी हंसी जो सिरहन पैदा कर दे। उसने कहा, तुम्हें लगता है सिर्फ एक ही रणवीर है इस दुनिया में? रणवीर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ सख्त और चेतावनी भरी थी। बच्चे को नीचे रख दो, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। नकाबपोश की आंखों में एक पागलपन सा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मानो कोई टूटा हुआ दिल बोल रहा हो। मेरे बच्चे को मत छुओ, वह चीखी। नकाबपोश ने रणवीर की ओर देखा। तुम्हारे पास सब कुछ था रणवीर, नाम, प्यार, पहचान, और मेरे पास सिर्फ परछाई। मैं वही परछाई हूँ जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गई थी। रणवीर की आंखों में गुस्सा था। यह कौन है जो मेरी तरह बनकर तुम्हें धोखा दे रहा है? नकाबपोश ने तुरंत नाव की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया था। रणवीर और नकाबपोश के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। नाव धीरे धीरे नदी में खिसकने लगी थी और बच्ची की मासूम सी रोने की आवाज़ अब भी हवा में घुलती जा रही थी। पल्लवी ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। वो दौड़ती हुई नाव के पास पहुंची और एक हाथ से बच्चे को खींचने लगी थी। रणवीर भी तेजी से बच्चे को पकड़ रहा था, लेकिन नकाबपोश उसे जाने नहीं दे रहा था। नकाबपोश ने कहा, तुम दोनों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब ये बच्चा सिर्फ मेरा है। पल्लवी ने पूरी ताकत से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बच्चे के कपड़े को छूने ही वाली थी कि तभी उसका पैर गीले पत्थर पर फिसल गया था। पल्लवी! रणवीर की चीख हवाओं में गूंज उठी थी। पल्लवी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा नदी में गिर पड़ी थी। पानी की तेज लहरें उसे बहा ले जाने लगी थी। बच्चा अब भी रणवीर की बाहों में था, लेकिन उसकी आंखें नदी की ओर फटी की फटी रह गई थी। नकाबपोश रणवीर की पकड़ से छूटकर भाग चुका था। पानी की लहरों ने पल्लवी को अपने आगोश में ले लिया था। रणवीर की आंखों के सामने उसका धुंधलाता चेहरा, उसकी फैली हुई बाहें और वो चीख जो अब बस गूंज बनकर रह गई थी। पल्लवी! रणवीर फिर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो किसी के अंत की गवाही दे रहा था। उसकी बाहों में बच्चा अब जोर जोर से रो रहा था, जैसे उसे भी इस बिछड़ने का एहसास हो गया था। रणवीर 2 कदम आगे बढ़ा। नदी में कूदने ही वाला था, लेकिन फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। भीगा कांपता मासूम। वो रुका। उसके चेहरे पर एक तूफान चल रहा था। पल्लवी को बचाना या उसकी निशानी को संभालना। रणवीर ने बच्ची को झाड़ी के पास सुरक्षित रखा, खुद की जैकेट उसे उड़ाई और अपने फ़ोन से फ़ौरन किसी को लोकेशन भेज दी थी। मैं जा रहा हूँ पल्लवी के पास, उसे वापस लाने। उसने तेजी से पानी में छलांग लगा दी थी। दूसरी ओर नदी के बहाव में पल्लवी तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर कमज़ोर हो गया था। उसके होठों से सिर्फ एक नाम निकला था, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना रणवीर। उसी वक्त एक बांस की बड़ी डंडी बहती हुई उसके पास आई। पल्लवी ने आखिरी कोशिश में उसे थाम लिया था। लहरें अभी भी तेज थीं, लेकिन बांस के सहारे उसका बहाव थोड़ा थम गया था। रात का सन्नाटा और नदी की रफ्तार अब एक तूफान बन चुकी थी। पल्लवी नदी की धार में समा चुकी थी। रणवीर किनारे पर खड़ा रह गया था, चीखता बेसुध। वो दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में बदल गया था और फिर सब कुछ चुप हो गया था। पल्लवी की आवाज़ अब भी हवाओं में तैर रही थी, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना रणवीर। रणवीर की आंखें डरी हुई थी, हाथ बेबस। वह लगातार तैरते हुए पल्लवी को ढूंढ रहा था। अब वह तेज धाराओं में डगमगाते हुए कुछ पल और ठहर गया था, लेकिन रात का सन्नाटा, बारिश की बेरहम बूंदें और नदी की गहराई सब कुछ उसके खिलाफ थी। रणवीर तट पर बेहोश बेसुध पड़ा हुआ था। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। लाल नीली लाइट्स की चमक अब नदी की सतह पर तैर रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तुरंत गोताखोरों को बुलाओ, एक महिला और बच्चा लापता है। रेस्क्यू टीम आई, बोट्स पानी में उतारी। बाढ़ कंट्रोल टीम ने नदी की रफ्तार मापी। गोताखोरों ने टॉर्च की हल्की रोशनी में नदी की तलाशी शुरू कर दी थी। हर आवाज़ में एक बेचैनी थी, हर बूंद में एक दुआ। गोताखोर टॉर्च की रोशनी में तेज धार के खिलाफ झूंझ रहे थे। पुलिस की जीप की हेडलाइट्स अब तट के एक कोने पर रुकी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने बूटों से कीचड़ हटाते हुए इधर उधर देखा। फिर अचानक एक कांस्टेबल की आवाज़ आई, सर यहाँ कोई है, कोई आदमी, शायद जिंदा हो। गीली मिट्टी और पानी से सना एक युवक रणवीर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा कीचड़ से ढका हुआ था। इंस्पेक्टर ने रणवीर की नब्ज चेक करते हुए कहा, इसकी सांसें चल रही हैं, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी दूसरे कांस्टेबल की आवाज़ आई, सर यहाँ देखिए। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक हलचल हो रही थी। कांस्टेबल ने टॉर्च घुमाई तो उसके पीछे से एक धीमी सी रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। झाड़ियों के बीच पड़ी एक नन्ही सी बच्ची थी, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन जिंदा। एक महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपनी चादर में उसे लपेट लिया था। महिला कांस्टेबल ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये बच्ची जैसे किसी चमत्कार से बच गई हो। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, माँ कहाँ है? लेकिन किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ घंटे बाद अस्पताल में रणवीर बेहोश था। नर्स उसे ऑक्सीजन दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ नवजात बच्ची को एक इनक्यूबेटर पर रखा गया था। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से कहा, ये बच्ची क्या ठीक रहेगी? डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, जी हाँ, फिलहाल तो खतरे से बाहर है। लेकिन इसकी माँ का कोई पता चला? इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे नदी उसे अपने साथ ले गई हो। गोताखोर रेस्क्यू लीडर ने कहा, सर हमने आसपास की पूरी सर्च कर ली है, बच्ची के अलावा कुछ और नहीं मिला। इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से से कहा, डोंट स्टॉप, जब तक हमें कोई सबूत ना मिले सर्च जारी रहेगी। 3 घंटे बाद बारिश कुछ धीमी हुई थी, लेकिन नदी की गहराई और भी डरावनी लग रही थी। रेस्क्यू टीम ने थकी हुई आवाज़ में कहा, सर हो सकता है कि वो महिला बहाव के साथ आगे बह गई हो। हम डिस्टेंस टेम्पलेट के आधार पर 10 किलोमीटर तक सर्च और बढ़ा रहे हैं। अगली सुबह पुलिस ने सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल की, महिला लापता, नदी में गिरने की आशंका, केस फिलहाल सस्पेंडेड अनलेस बॉडी फाउंड। 8 घंटे बाद
एक अनजान गांव के क्लिनिक में बारिश थम चुकी थी, लेकिन फिजा में अब भी ठंडक थी और बेचैनी तैर रही थी। एक साधारण सा डॉक्टर और नर्स गीली साड़ी में लिपटी हुई एक बेसुध महिला के चारों ओर खड़े थे। पल्लवी का शरीर ठंडा हो चुका था, लेकिन सांसें धीमी थीं। गांव का एक साधारण सा डॉक्टर और नर्स उसे देख रहे थे। वो महिला पल्लवी थी। डॉक्टर की आंखों में हैरानी थी। ये महिला डिलीवरी के कुछ घंटे बाद बहकर यहाँ तक कैसे आई? लेकिन पेट में एक और हार्ट बीट है। नर्स सिहर उठी। सर, ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखा, फिर पल्लवी की धड़कन की तरफ। समय नहीं है, हमें अभी डिलीवरी करनी होगी। और फिर उस रात उसी झोंपड़ी जैसे क्लिनिक में एक और चीख गूंजी, नन्ही सी जान की पहली आवाज। नर्स की आंखें भर गई थीं। बच गई। माँ भी और बेटा भी। पल्लवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने बगल में पड़ी छोटी सी जान को देखा और फिर आसमान की ओर देखा। सिन्हा मेंशन में अगली सुबह यह खबर फैल चुकी थी कि पल्लवी अब इस दुनिया में नहीं रही। नदी ने उसका कोई सुराग नहीं छोड़ा था और रणवीर बिखर चुका था। सीजन 1 समाप्त। लेकिन कहानी अब 2 रास्तों में बढ़ चुकी है। रणवीर की तलाश और पल्लवी की नई शुरुआत। क्या ये 2 कहानियां फिर से कभी एक होंगी या हर मोड़ पर रह जाएगा सिर्फ एक नया राज? दोस्तों, इस कहानी का अगला सीजन देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।